न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स की जान है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बिना इकोनॉमिक्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना मतलब बेकार है, जैसे सब्जी बन गया नमक नहीं डाला, कुछ ऐसा होता है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। आप अगर उत्तराखंड बोर्ड के हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आप एमपी बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही है। हालांकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ना के बराबर, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज की इस क्लास में मैं बताऊँगा और आपके लिए ज़रूरी है कि एंड तक हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को आप देखिए। एंड तक जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितने भी टॉपिक बताऊंगा, उसमें से कोई ना कोई एक या दो टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। खासकर उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान बोर्ड में भी काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जा सकते हैं, मैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को अलग अलग जो पोर्शन बना के बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों ही पोर्शन को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो आज की इस क्लास में मैं केवल और केवल आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उपयोगिता से रिलेटेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपके तालिका के हिसाब से होते हैं। कैसे होते हैं? तालिका के हिसाब से। तालिका में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया है, तालिका की पूर्ति कीजिए, सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है और आपसे कुल उपयोगिता पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज है उनका याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता दिया हुआ हो और आपसे कुल उपयोगिता पूछा गया हो बेटा, तो फार्मूला होता है कुल उपयोगिता TU इक्वल टू समेशन MU, यानी कि जो भी सीमांत उपयोगिता है उसको आपस में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखिए, पहले यूनिट पर सीमांत उपयोगिता के 40 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या ऐड करोगे? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी कुल उपयोगिता कितना है? 40। समेशन MU का मतलब होता है जो भी सीमांत उपयोगिता दिया वो उसको आपस में जोड़ना है। दूसरे यूनिट तक सीमांत उपयोगिता कितना है? 30, इससे ऊपर 40 है, 30 और 40 दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 70। फिर तीसरे यूनिट में कितना हो जाएगा? ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना का? 70 और 20 90। फिर चौथे यूनिट में चारों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100। फिर 5 मिनट तक पाँचों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100। फिर 6 का 100 प्लस माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा? 90। फिर 90 प्लस माइनस 20 कितना आ गया? 70। तो ये तो हो गया आपका कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दिए होने पर। तो ये पहला केस हो गया जहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कुल उपयोगिता दिया हुआ है और सीमांत उपयोगिता निकालना है, जस्ट जो पहला क्वेश्चन बताया इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर जब हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं इसका फार्मूला होता है TUN माइनस 1, मतलब जिस यूनिट का सीमांत उपयोगिता निकालना है उस यूनिट के कुल उपयोगिता से उससे ठीक पहले वाले कुल उपयोगिता को माइनस कर देंगे। जैसे पहले यूनिट का कुल उपयोगिता कितना है? 50, इसका सीमांत उपयोगिता निकालना है तो इसके ऊपर कितना है? कुछ नहीं है। जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसको सेम एज इट इज लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 50। दूसरे यूनिट का कुल उपयोगिता कितना? 90 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। फिर 120 में से 90 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। फिर 140 में से 120 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। फिर 150 में से 140 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। फिर 150 में से 150 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0। और 140 में से 150 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 10। ये हो गया सीमांत उपयोगिता। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, 4 नंबर का तो हो नहीं सकता, लेकिन 2 या 3 नंबर जरूर देगा। अब कह रहे तालिका की पूर्ति कीजिए, सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है और आपसे क्या कैलकुलेट करना है ये कुछ नहीं दे रखा है। जब सीमांत उपयोगिता दे रखा है तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये जरूर लिखा जाएगा कि कुल उपयोगिता की गणना कीजिए। क्या निकालना है? कुल उपयोगिता, ठीक है, TU। और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको बाय सेल्फ करना है, अपने आप करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया बिल्कुल वैसा ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जब मांग की लोच की बात करेंगे, ईडी की बात करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करने की दो विधियाँ हैं। एक तो है प्रतिशत विधि और दूसरी विधि हो जाती है आनुपातिक विधि, जहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जाता है कि मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। या फिर एक विधि और होती है व्यय विधि, यानी कि वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से व्यय में कैसे परिवर्तन, उस आधार पर। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 इकाइयों से 1200 इकाइयाँ हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। हमारे पास कीमत प्रतिशत में दे रखा है, जबकि मांग की मात्रा यूनिट के हिसाब से दे रखा है। एक प्रतिशत में है और एक यूनिट में पूछा गया मांग की लोच। कौन सी विधि से पता नहीं। जब 1% दे रखा है तो हमेशा प्रतिशत विधि का ही प्रयोग कीजिए। तो मतलब यहाँ पर लिखिए सबसे पहले वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, 15%। ठीक है, वहीं पर वस्तु की मांग में परिवर्तन निकाल लेंगे। वस्तु की मांग में परिवर्तन कितना रहा है, 100 से 1200 इकाइयाँ, यानी कि 1200 माइनस 1000, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 200 इकाइयाँ। अब ये इसको प्रतिशत बदल लेंगे, यानी कि मांग में क्या निकालेंगे, प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितनी इकाइयों का परिवर्तन हुआ, 200। पहले की इकाइयाँ कितनी थी, 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100। तो कितना आ गया, कैलकुलेट करो, 1 2 1 से 1, यानी का मतलब ये हो गया 20% का परिवर्तन हुआ मांग में। तो लिखिए मांग की लोच ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर मांग में परिवर्तन हुआ 20 और प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 से 20 को डिवाइड कर देंगे। 15 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 बचेगा 5। ठीक है, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ये कभी कटेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है वस्तु की मांग की लोच 1 से ज़्यादा है, 1.33 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर ना। आपको लगता है कि कहीं पर कुछ डाउट रह गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो उस डाउट को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। लेकिन कब करेंगे, जब आप पूछेंगे। पूछने के लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, जल्दी से अपने डाउट कमेंट करना है ताकि मुझ तक पहुंच सके। लेट भले ही देखूं, लेकिन जब से देखूंगा आपके डाउट को सॉल्व जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मांग की लोच से रिलेटेड। क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज का फ़र्क है। किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई 8 से घटकर 15 रह जाती है, तब उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग 10 इकाई से बढ़कर 16 इकाई हो जाती है। भाई मांग का नियम है, वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ और हमसे कहा गया है वस्तु की मांग लोच ज्ञात कीजिए। विधि दिया हुआ नहीं, जब कोई विधि नहीं दे रखा है और हर चीज़ यूनिट में दे रखा है तो आनुपातिक विधि का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, अनुपातिक विधि का यहाँ पर फार्मूला है एडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, राइट। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हमें वस्तु की कीमत भी पता होनी चाहिए जो कि रुपीज़ में दिया हुआ है, और वस्तु की मांग की मात्रा भी दिया हुआ है जो कि किस में दिया हुआ, यूनिट में। ठीक है, कीमत मतलब P और मात्रा मतलब Q, ये हो गया। अब वस्तु की कीमत पहले 8 थी, 8 से कम हो गई, कितनी हो गई, 5। मांग का नियम हमेशा ऋणात्मक संबंध बताता है, मतलब एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी। यह माइनस का निशान लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर माइनस में ही होता है। वस्तु की कीमत पहले 8 थी तो मांगी जा रही 10 यूनिट, जब घट के 5 हो गई तो मांगी जा रही 16 यूनिट। इसका मतलब होता है यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा पी, कीमत में परिवर्तन कितना हो गया, -3, और मांग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा क्यू, ये हो गया 6। अब इसको उठा के फार्मूले रखो, ये हो गया वस्तु की मांग लोच बराबर डेल्टा क्यू यानी कि 6
बटे क्यू यानी कि पुराने वाला 10, पी यानी कि पुरानी कीमत 8 बटे डेल्टा पी यानी कितना परिवर्तन हुआ माइनस का 3। ठीक है, कैलकुलेट माइनस लगाओ ना, फिर मैं लगा के बता रहा हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया ए डी बराबर ये हो जाएगा 8 बटे माइनस का 5, ये माइनस का है। 5 से डिवाइड करो 8 को, 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30 यानी कि माइनस का 1.6 हमारा आंसर हो गया। मांग की लोच यहाँ पर लिखेंगे, मांग की लोच बराबर 1.6, वो भी किसका माइनस का, यानी कि यहाँ पर भी लोच इकाई से ज़्यादा है। अगर कहा जाए टिप्पणी कीजिए तो लिखेंगे मांग की लोच कीमत की तुलना में अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया 1.6 आंसर हो गया। कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है कि ऐसा है, फिलहाल तो अगर सही से पढ़ा होगा आपने साल भर तो डाउट नहीं होगा, डाउट फिर भी होता है तो मैं हूँ बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत पर कितना दे रखा है 6 से घटकर 3 हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप उसकी मांग 30 इकाई से बढ़ के 60 इकाई हो जाती है, तो कुल व्यय रीति से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। कुल व्यय रीति, यहाँ पर कौन सी रीति है, व्यय रीति। व्यय रीति के बारे में बता दूं, सबसे पहले हमें कुल व्यय निकालना होता है। कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंडिचर निकालना होता है। उसका फार्मूला होता है वस्तु की प्रति इकाई कीमत मल्टीप्लाई बाई मांगी गई मात्रा, इससे जो है कुल व्यय आ जाएगा। कुल व्यय विधि के अंतर्गत केवल 3 ही लोच कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसा, जब ईडी इकाई से ज़्यादा हो, लोच इकाई से कम हो और लोच जब इकाई के बराबर हो, तो केवल 3 ही श्रेणियों से मांग की लोच ज्ञात किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के अनुसार एक तरफ है वस्तु की कीमत, ठीक है, दूसरी तरफ है मांग की मात्रा यूनिट। अब इन दोनों के आधार पर निकाल लीजिए आप क्या चीज़, कुल व्यय। क्या निकाल लेंगे, कुल व्यय। एक छोटा सा कैलकुलेशन टेबल बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत 6 थी तो उसकी मांगी जा रही थी 30 यूनिट। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 3 से घट के कितनी हो गई 3 रुपये, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट 60 यूनिट। तो 6 3 18 पहले रुपये खर्च किया जाता था 180, अब कीमत के घटने से अब भी कितना खर्च किया जा रहा है 180। अगर वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने से उसकी व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि क्या हुआ, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे में मांग की लोच हमेशा इकाई के बराबर होती है, यानी कि इकाई लोचदार मांग है। ये हमारा आंसर हो गया। मांग की लोच कितना है, ईडी इक्वल टू 1 है। अगर कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाती तो मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती। अगर कुल व्यय कीमत के घटने से कुल व्यय में कमी होती तो इकाई से कम लोच होती। ये 3 स्थितियां होती है कुल व्यय की, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की बाजार मांग 100 इकाई है, कीमत बढ़ती है, फलस्वरूप बाजार मांग घटकर 75 इकाई रह जाती है। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत बढ़ रही है। अब यदि मांग लोच 1 है तो नई प्रति इकाई कीमत की गणना कीजिए। तो आपको बताना है कीमत पहले 4 थी तो कीमत में कितनी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मांग लोच दिया हुआ है 1। अगर 1 लिखा हुआ हम समझेंगे ये माइनस का 1 है, क्योंकि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वो देखिए, वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा Q और P। वस्तु की कीमत ₹4 और उस पर मांगी जा रही थी कितनी यूनिट, 100 यूनिट। वस्तु की कीमत कम हो गई, कितनी कम हो गई पता नहीं, नई कीमत हमें निकालना है, इसको मानते हैं x। और वस्तु की नई मांग कितनी है 75, ठीक है। इसका मतलब होता है कीमत में वृद्धि हो रही होगी और मांग में कमी हो रही होगी। यहीं पर मांग लोच हमारे पास दिया हुआ है कितना, -1, यानी कि इकाई लोचदार है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा Q, 75 माइनस 100 यानी कि -25। अब निकालेंगे डेल्टा P, x -4, पॉजिटिव में कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। उठाइए फार्मूला, फार्मूला है AD इक्वल टू, इस विधि में इस तरह से जो मिसिंग क्वेश्चन होता है ना, हमेशा अनुपातिक विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब AD इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। सारी वैल्यू रख दीजिए। AD दे रखा है
माइनस का 1, डेल्टा क्यू आ गया माइनस का 25, क्यू हो गया 100 यानी कि पुराना वाला होता है क्यू ये, और मल्टीप्लाई बाई पी हो गया हमारे पास 4 और डेल्टा पी दे रखा है x माइनस 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन करना तो आता ही है, बिल्कुल सिंपल से 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बराबर इधर 1 का है माइनस का 1 बटे x माइनस 4। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, कितना जाएगा, माइनस का x प्लस का 4 बराबर इधर बचा हमारा माइनस का 1। ओके, कैलकुलेट करेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 1 प्लस का 4 इधर आके बन जाएगा माइनस का 4, यानी कि माइनस का x बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 5। वस्तु की कीमत बढ़ रही थी, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 5। तो लिखेंगे वस्तु की नई कीमत बराबर कितनी है, ₹5। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर ना, डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ो और लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दो। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन में लगता है कोई डाउट आ रहा है तो मैं डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए तालिका पूर्ण की, वही लगभग क्वेश्चन तालिका से रिलेटेड होता है। यहाँ पर उत्पादन से है तो 3 चीज़ें हैं, कुल उत्पादन दिया हुआ है, सीमांत उत्पादन की गणना करनी है और औसत उत्पादन की गणना कीजिए। जब भी कुछ इस तरह से कुछ हो फार्मूला याद रखो, अगर कुल उत्पादन दिया हुआ है तो सीमांत उत्पादन निकालने का फार्मूला होता है MP इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब जिस यूनिट का सीमांत उत्पादन निकालना है उस यूनिट के कुल उत्पादन में से ठीक उससे पहले वाले को माइनस कर देंगे। पहले यूनिट में ये सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। फिर 130 में से 90 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। 160 में से 130 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। 180 में से 160 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। इस तरह से माइनस करते ही चलना है। ये हर सभी केस में जितने भी सीमांत उपयोगिता हो, सीमांत उत्पादन हो, सीमांत लागत हो, सीमांत आगम हो, सब में एक ही रूल है। 180 में से 180 माइनस कर देंगे 0 और 60 में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 20। सीमांत उत्पादन आ गया। अब दूसरा निकालना है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का फार्मूला होता है यहाँ पर औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बट्टे परिवर्तनशील लागत यानी साधन यानी कि L लेबर। तो हमारे पास कुल उत्पादन दे रखा है, इसको भाग कर देंगे श्रम की इकाइयों से। 40 को 1 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 ही आएगा। 90 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हुए चलो। 90 को 2 से भाग कर देंगे 45 आएगा। फिर 130 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कभी नहीं कटेगा, इतना आ जाएगा। 160 को 4 से भाग करेंगे तो 4 4 16, इधर हो गया 40। 180 को 5 से भाग कीजिए तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 बचा 3, 5 6 30। 180 को 6 से भाग करेंगे, ये हो गया 6 तिया 18 और ये हो गया 0 30। और 160 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 बचे कितना 2 और 0 20। 7 दूनी फिर से आ गया 14 क्योंकि 7 21 हो नहीं सकता। 7 दूनी 14 बचेगा कितना यहाँ पर, फिर से बचेगा 6। ठीक है, फिर हो गया 7 8 56, 22.8 आ गया। फिल हो गया ना। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका, कैसा देखिए यहाँ पर कि हमारे पास सीमांत उत्पादन दिया हुआ है, कुल उत्पादन की गणना कीजिए और औसत उत्पादन की 15 करेंगे। अब अगर सीमांत उत्पादन दिया हुआ है तो सबसे पहले कुल उत्पादन कैलकुलेट करेंगे और कुल उत्पादन से ही औसत उत्पादन की गणना हो सकती है, क्योंकि औसत उत्पादन का फार्मूला होता है AP इक्वल टू TP बटे L। कुल क्या है यानी कि Q का है या L का है, तो कुल उत्पादन तो चाहिए ही। अगर हमारे सीमांत उत्पादन दे रखा है तो कुल उत्पादन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम TP इक्वल टू समेसन MP। पहले ही बता रखा था उपयोगिता वाले में, MP को आपस में जोड़ते चलेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 24 ही आएगा। फिर क्रॉस ऐड करते चलेंगे, 24 और 10 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 34 और 16 कितना हो जाएगा 0, 4 और 1 5। 50 को 12 में ऐड कर देंगे 62 आ जाएगा। 62 में से 8 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। 70 में 0 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा और 70 में 8 ऐड करेंगे, माइनस का 8 ऐड करेंगे
तो फिर से ये कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कुल उत्पादन। अब यहाँ से निकालेंगे औसत उत्पादन। अभी बताया कुल उत्पादन को पूंजी इकाइयों से क्या कर दो, भाग कर दो। 24 को 1 से भाग करेंगे 24 ही आएगा, 34 को 2 से भाग करेंगे 17 आएगा, 50 को 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो ये हो गया 3 6 18, 3 6 18। 62 62 को 4 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाया 4 पंजे 20। 70 को 5 से भाग करेंगे तो 14 पंजे 70, 14 आ गया। 70 को 6 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6, बचेगा 1, फिर जाएगा 6 कम 6, 6 चंग 36। और 62 को 7 से भाग करेंगे तो 7 नहीं 63 तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, तो 7 8 56, तो बचेगा 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा 7 8 56, बचेगा 4, 7 पंजे 35, 8.85। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ज़रूर बताइएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से तो रखा है कि कुछ दिया हुआ है कुछ मिसिंग है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा गया है, मतलब कुछ भी जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, और नॉर्मली अब तक है ना कोई एक पूरा कैलकुलेट करना था। यहाँ पर हमारे पास औसत उत्पादन दे रखा है, सीमांत उत्पादन दे रखा है, हमसे कहा तालिका पूर्ण कीजिए। ध्यान में ये रखना है कि औसत और उत्पाद सीमांत दिए होने पर अगर दोनों में से एक दूसरे को कैलकुलेट करना है तो पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हमें कुल उत्पादन चाहिए यानी कि टीपी। औसत उत्पादन 8 है तो सीमांत जब एपी दे रखा है तो एपी से टीपी निकालने के लिए उसको श्रम की इकाइयों से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और जब एमपी दे रखा है तो वहाँ से टीपी निकालने के लिए एमपी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। औसत दे रखा है 8 एकम 8, ये टीपी आ गया तो सीमांत उत्पादन में सेम हो गया, फर्स्ट यूनिट पे तीनों ही सेम होते हैं। फिर औसत उत्पादन का 10, 10 दूनी 20। ठीक है, अगर ये 20 होगा तो सीमांत उत्पादन को आपस में जोड़ेंगे, 20 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास और सीमांत उत्पादन देखा, चलिए छोड़िए, तो 20 में से 10 जोड़ देंगे कितना जाएगा 30, फिर ये देखा 9 × 36, फिर ये 4 देखा 36 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 40, फिर 7 और 6 बचेगा 7 × 42, ये आ गया। अब देखिए सारे हमारे पास आ गए हैं, अब इससे निकालेंगे औसत कितना, 8 को ये 20 ये हो गया, 30 को 3 से भाग कर देंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 40 को 5 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 8, पहला कैलकुलेट हो गया। एमपी कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ये 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 20 में से 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12, 30 में से 20 माइनस किया 10, 36 में से 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6, 40 में से 36 माइनस किया कितना आया 4, 42 में से 40 माइनस कितना आ जाएगा 2, ये आ गया। मतलब हमें कुछ भी दे रखा, हमें एक आइटम कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा। निम्न आंकड़ों से टीएफसी, टीबीसी, एबीसी, एएफसी, एसी और एमसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो लागत वाले चैप्टर से होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स भी होते हैं, ये हमें अलग अलग कैलकुलेट करने होते हैं। जब लागत कैलकुलेट करना होता है तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टीएफसी हो गया, टीबीसी हो गया, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है टीएफसी, और ये कैलकुलेट क्या करना होता है, गिवन होता है। आप कहेंगे सर ये तो गिवन नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 0 यूनिट पर जो भी कुल लागत है ये 180, यही हमारा कुल स्थिर लागत है। उत्पादन नहीं हो रहा है फिर भी लागत खर्चा हो रहा है, वो हमेशा स्थिर लागत ही हो सकता है। तो और स्थिर लागत उत्पादन के हर एक स्तर पर एक जैसा रहता है। तो अगर यहाँ पर 180 लिख रहे हैं तो ये भी 180 है, ये भी 180 है, यहाँ पर भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। जैसे टीएफसी आ जाएगा, दूसरा क्या पूछा गया है, टीवीसी कैलकुलेट कर लो, टीवीसी, और यहाँ पर टीवीसी का फार्मूला होता है टीवीसी इक्वल टू कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा दिया जाता है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कुल लागत भी है, कुल स्थिर लागत भी है, निकाल लो। 180 में से 180 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0, 300 में से 180 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 120, 400 में से 180 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 220, ठीक है। 510 में से 180 माइनस कर देंगे 0, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 720 में से 180 को माइनस कर दो बेटा 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, फिर 1000 में से 180 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 820, ठीक है, क्लियर।
टीसी, टीएफसी, टीबीसी तीनों आ गया। अब हमसे पूछा गया एबीसी, क्या पूछा गया है? एबीसी। और एबीसी का फार्मूला पता है क्या होता है? एबीसी का फार्मूला होता है यहाँ पर एबीसी इक्वल टू कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे। देखिए ये हो गया कुल परिवर्तनशील लागत, इसको भाग कर देंगे हम किससे? उत्पादन की इकाइयों से, यानी क्यों से। भाई जीरो को जीरो से भाग जाता नहीं है, इसको डैश कर दो। 120 को 1 से भाग कर देंगे 120 ही आएगा। 220 को 2 से भाग कर देंगे 110 आएगा। 330 को 3 से भाग कर देंगे, यहाँ पर भी 110 आएगा। 540 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 तिया 12 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 135 आ गया। नेक्स्ट 820 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 छगा 23 बचेगा 2, 5 चौके 20, 164 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत। अब क्या पूछा गया है? एएफसी औसत स्थिर लागत, एएफसी औसत स्थिर लागत, और इसका फार्मूला होता है एएफसी इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। कुल स्थिर लागत को भाग कर देंगे क्यू से। 180 को 0 से भाग कर देंगे, 0 से कोई भी चीज़ भाग जाता नहीं है, किसी भी चीज़ को 0 से भाग कर देंगे, निशान लगाते हैं इन्फिनेटिव का, अनंत का। फिर 180 को 1 से भाग कर देंगे, 180 ही आएगा। 180 को 2 से भाग कर देंगे, 90 आ जाएगा। 180 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 छंग 18 यानी कि 60 आ जाएगा। और 180 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 आ जाएगा। 180 को 5 से भाग कर देंगे, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 आ जाएगा। एएफसी मिल गया। अब एएफसी मिलता है तो देखिए आगे क्या निकालना है? एसी औसत लागत, एसी। और औसत लागत का फार्मूला होता है औसत लागत बराबर कुल लागत बट्टे वस्तु की इकाइयाँ, यानी कि क्यों। कुल लागत दिया हुआ है, उत्पादन की इकाइयाँ भी की हैं, तो टीसी सबसे पहले क्या है? 180, और क्यों कितना है? 0। 180 को 0 से भाग कर सकते नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव आ जाएगा। फिर 300 को 1 से भाग कर देंगे तो ये 300 ही आएगा। 400 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। 510 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 बचा 3 सत्ते 21, 170 आ गया। 720 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और ये हो गया। 1000 को 5 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 200। लास्ट में एक आइटम रह गया, क्या चीज़? एमसी। और एमसी का फार्मूला होता है दैट इज TVCN-1। हमेशा अगर क्वेश्चन में TVC दे रखा है कुल परिवर्तनशील लागत, तो सीमांत लागत की गणना कुल परिवर्तनशील लागत से ही करिए, सही रहता है। परिवर्तनशील लागत यहाँ पर कितना है? 0, तो इसको डैश कर देंगे, कुछ नहीं होगा। फिर कितना है? 120 के ऊपर 0 है, 120 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 210 में से 120 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 330 में से 220 को माइनस कर देंगे, यहाँ 110 आ जाएगा। 540 में से 330 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 210 आ जाएगा। और लास्ट में 820 में से 540 को माइनस कर देंगे, 0, 12 में से 4 गया 8, इधर बचेगा 7 में से 5 गया 2, 280। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के किसी भी हिस्से में से ज़रा से भी समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ भी कंप्लीट नहीं है, हर चीज़ में कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा करना है। डैश वाले आपको खुद भरना है। कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत दिया हुआ है। तो अगर औसत परिवर्तनशील लागत हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है इस चीज़ की गणना केवल और केवल कुल परिवर्तनशील लागत से किया जा सकता है, तो कुल परिवर्तनशील लागत चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुल लागत दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है। और कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए हमें स्थिर परिवर्तनशील लागत भी चाहिए, मतलब स्थिर लागत भी चाहिए, यानी कि TFC। 0 यूनिट पर जितना कुल लागत होता है वही हमारा कुल स्थिर लागत होता है। इसको लिख लो, ये हो जाएगा 22, 22, 22, 22, और ये भी कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पर 44 है, 44 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 15 दे रखा है, कितना दे रखा है? 15। ये 0 हो जाता है 0 यूनिट पर। 15 दे रखा है, 15 दूनी 30। क्यों? क्योंकि TFC इक्वल टू होता है ABC मल्टीप्लाई बाई क्यू। 30 आ गया।
यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, कुल लागत भी नहीं, ये दे रखा है सीमांत लागत दे रखा है अलग। तो सीमांत लागत मैंने अभी बताया था कि सीमांत लागत निकलता है कुल इस परिवर्तनशील लागत से। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो 30 और 15 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 45। फिर ये 88 दे रखा है, 28 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 66। हमारे पास TBC आ गया। जब TBC आ गया तो जाहिर सी बात है औसत परिवर्तनशील लागत निकाल सकते हैं और कुल लागत को बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों का टोटल TBC प्लस TFC दोनों का टोटल होता है TC कुल लागत। तो 30 और 22 कितना होता है 55, तो यहाँ आ जाएगा 55। ठीक है, सॉरी 30 और 22 52, 55 बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 और 22 52। फिर 45 और 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67। एक आइटम आ गया। फिर औसत परिवर्तनशील निकालने का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ABC इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाई Q। निकाल लो, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता, डैश का डैश, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये डैश कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। 1 से भाग कर देंगे किसको 22 को, तो ये 22 आ जाएगा। 30 को भाग कर देंगे 2 को, ये 15 था, 15 आ गया। 45 को 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। 66 को 4 से भाग करेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 से 24 बचा 4 पंजे 20, 16.5। अब एक आइटम रह गया सीमांत लागत। सीमांत लागत निकालने का तरीका भी बताया था मैंने कि MC इक्वल टू TBC n माइनस TBC n माइनस 1। अब ये 0 है तो यहाँ पर भी डैश कर दो, ये 0 कर दो। अब 22 से 0 हटा देंगे तो यहाँ पर भी 22 आ जाएगा। 30 में से 22 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। 45 में से 30 माइनस कर देंगे 15 तो आ ही रखा है। और 86 में से 45 माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21। फिल हो गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो रहता है लेकिन हो जाता है अगर ध्यान से करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको खुद फिल करना है। फिल करने में डाउट आती है क्योंकि जब फिल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर नजर आए, लेकिन कर सकते हैं तो करके देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगम से रिलेटेड। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम निकालना है। बिक्री की इकाइयाँ और कीमत दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुल आगम बराबर होता है वस्तु की प्रति इकाई कीमत मल्टीप्लाई हुआ है बिक्री की मात्रा। कुल आगम आने के बाद औसत आगम का फार्मूला होता है कुल आगम बटे बिक्री की इकाइयाँ, और वहीं पर सीमांत आगम का फार्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। तो कुल आगम निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, Q और P को। तो 10 एकम 10, 9 दूनी 18, 8 दिया 24, 7 4 28, 6 5 30 और 5 6 30। ये आ गया। अब हमें औसत आगम निकालना है। फार्मूला होता है कुल आगम को भाग कर देंगे बिक्री की इकाइयों से। 10 को 1 से भाग कर देंगे 10, 18 को 2 से भाग कर देंगे 9, 24 को 3 से भाग कर देंगे 8, 28 को 4 से भाग कर देंगे 7, 30 को 5 से भाग कर देंगे 6 और 30 को 6 से भाग कर देंगे 5। क्या नज़र आया? दोनों सेम है। पढ़ा होगा कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत ही वस्तु का औसत आगम होता है। तो औसत आगम और कीमत हमेशा एक समान होता है। अब सीमांत आगम निकालने के लिए कुल आगम को आपस में घटाना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या घटाएंगे? कुछ नहीं तो 10। 18 में से 10 घटा देंगे 8, 24 में से 18 माइनस कर देंगे 6, 28 में से 24 माइनस कर देंगे 4, 30 में से 28 माइनस कर देंगे 2 और 30 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 2 आ गया। क्लियर? तो ऐसे ही निकाला जाता है। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर भी अधूरा मामला है, कोई नहीं, एक दूसरे से निकाल लीजिए। सबसे पहले TR फिल करते हैं। ER दे रखा है, ER का फार्मूला आता है TR अपॉन Q, तो उसको उल्टा कर देंगे तो TR कैसे हो जाएगा? AR मल्टीप्लाई बाई Q, तो 9 दूनी 18। ठीक है, इधर हो गया, क्या दे रखा? कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन MR दे रखा है। MR से TR निकालने के लिए आपस में ऐड कर देंगे, तो 18 में 9 6 ऐड कर देंगे, 18 और 6 24, ये 28 दिया हुआ है। 28 में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30, और 30 में 2 0 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब बाकी निकालो, AR निकालो, TR डिवाइडेड बाई Q, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 9 दिया हुआ है, 8 दिया 24, 7 चौको 28, 5 6 30, 6 पंजे 30। MR निकालो, सिंपल है, आपस में माइनस कर देंगे। 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 18 माइनस 10 यानी कि 8,
6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 2 0, आ गया आंसर। ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए आप खुद फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि कभी कभी होता है स्टूडेंट को मिलता नहीं सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं पूर्ति की। पूर्ति कैलकुलेट करने के भी 2 फार्मूला है। वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक यानी कि प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या फिर ये वाला विधि जैसे अभी थोड़ी पहले मांग और पूर्ति में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर किसी वस्तु की 12 प्रति इकाई कीमत पर 500 इकाइयों की पूर्ति होती है और 15 प्रति इकाई कीमत पर 650 इकाइयाँ हो जाती है, क्योंकि वस्तु की कीमत में और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, एक जैसा रिलेशन होता है। सो डैट वस्तु की प्रति इकाई कीमत यहाँ लिखेंगे P जो कि दिया हुआ है रुपीज़ में, यहाँ पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा क्यों दिया हुआ है। तो कीमत जब 12 इकाइयाँ हो कितनी हो रही थी 500, कीमत बढ़ के होगी 15, तो पूर्ति की मात्रा भी कितनी होगी 650। इसका मतलब होता है जब हम डेल्टा P की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और जब डेल्टा Q की बात करते हैं कितना हो जाएगा 150। फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला लगता है वस्तु की पूर्ति की लोच ES बराबर डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। ये फार्मूला लगता है पूर्ति की लोच का। अब डेल्टा Q हमने निकाल लिया है, कितना आ गया 150। Q सबसे पहले वाला होता है 500 मल्टीप्लाई बाय P कितना है 12, और डेल्टा P कितना दे रखा है अभी निकाला है 5। कैलकुलेट करो आपस में, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 3 15, कितना हो गया ये, कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा ये 12 3 36, और इधर हो गया 50। 50 से 36 को भाग कर दो। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अगर होता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब भाग कर देंगे 50 से 36 को, यहाँ पर करते हैं नहीं होता नॉर्मली 50, और ये हो गया 36 पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, तो 5 7 35, ये बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 0.72। ये हमारा वस्तु की पूर्ति की लोच 0.7 लोच, ये अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु की 5 प्रति इकाई कीमत पर 600 इकाइयों की पूर्ति हो जाती है। यदि कीमत बढ़कर 6 इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा 25% बढ़ जाती है। एक आइटम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मांग बारे में, एक आइटम बढ़ता है तो प्रतिशत विधि का प्रयोग करें। किसका, प्रतिशत विधि का। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पूर्ति की मात्रा, पूर्ति में परिवर्तन कितना हो रहा है 25% का, और कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है 5 से 6, यानी कि 6 - 5 बराबर 1 रुपये का। तो इसको प्रतिशत में बदल लो, प्रतिशत परिवर्तन हो गया 1 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 बटे पुरानी कीमत कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया 20, और कीमत में कितना हो गया 25, ठीक है। 20/25 कैलकुलेट कर लो आप, कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि 0.8 आ गया ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया लगभग वेस्टर्न अर्थशास्त्र के इतने ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट होता है, कभी भी होता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको PDF चाहिए, ये मेरा वेबसाइट है www.theeconomicsguru.com। इस साल फ्री है, नेक्स्ट सेशन से ये सब जो है रेवेन्यू के थ्रू होगा, आपको कुछ पेमेंट करना होगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक फ्री है, डाउनलोड कर सको तो कर लो, ठीक है ना। विजिट जरूर कीजिएगा वेबसाइट में, कैसा लगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।